मलिक साहब आपसे सर अर्ज कर रही हूँ, आप फरमा दीजिए किसके साथ हैं आपको लगता है कि स्टेप्स लिए जा रहे हैं नैब की जानिब से, जिस तरह से लेटर लिखा गया है, रिक्वेस्ट की गई है FIA से, इस पर कुछ हो भी रहा होगा? मेरा ख्याल है कि जो रियासत है मलिक रियाज साहब की वो काफ़ी ज़्यादा है। वाह वाह, और रियाज उनको से रियासत, क्या बात है सर। तंग करने की कोशिश कर रहे हैं। इसका मकसद पाकिस्तान के जो इंटरपोल के रेड वारंट होते हैं वो नवाज शरीफ केस में और वो पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के केस में और वो अल्ताफ़ हुसैन साहब के केस में, उनको क्योंकि बाहर के ममालिक ये समझते हैं कि यहाँ विक्टिमाइजेशन है, यहाँ झूठे मुकदमात बनते हैं और बनते भी हैं। और जहाँ तक नैब की बात है, नैब जो है वो जो मुकदमात बनाता है और जब डील हो जाती है तो वो कोर्ट में बयान दे देता है कि तो मुकदमा ही गलत था और हम शर्मिंदा हैं इस पे। तो उनकी कोई एक ज़बान नहीं है। जो आने वाले दौर में सेटिंग होगी, माजी के बहुत सारे चेयरमैन जो हैं वो मुस्तफ़ीज़ होते रहे हैं। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि मेरे लिए अलमिया ये है कि मलिक रियाज साहब से हमारा इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन वो पाकिस्तान के जो चंद बिलियनेर हैं उनमें, अब उनके कारोबार में अगर कोई शफाफियत नहीं है और मेल प्रैक्टिसेस हैं तो पाकिस्तान के 10 तहकीकी इदारे वो तहकीक क्यों नहीं कर सके। और अब वो पैसा जो दुबई में इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्या ये हक नहीं था कि हमारे मुल्क में वो इन्वेस्ट करते, यहाँ रोजगार होता, यहाँ मईशत में बेहतरी आती? क्या चाइना के जो बिलियनेयर हैं वो चाइना से बाहर जाके इन्वेस्ट करते हैं? क्या इंडिया के जो बिलियनेयर हैं वो इंडिया से बाहर जाके? ये हमारे लिए शर्म का मकाम है। नहीं है सर। वो मलिक साहब से जब पूछा गया कि भाई आप पाकिस्तान में क्यों नहीं कर रहे, वहाँ इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आपने लगाए और अब आप यहाँ आके बैठ गए, तो उन्होंने कहा कि वहाँ रिश्वत सतानी इतनी है, मुझे तंग ही इतना किया गया है, वहाँ तो काम ही नहीं करने देते, तो मैं फिर वहाँ कैसे प्रोजेक्ट्स लगाऊं सर? ये तो है कि आपके स्टूडियो के नीचे जो भीख मांगने वाला खड़ा है वो भी पैसे दे के वहाँ खड़ा होता है। अच्छा, मुझे और रेडी वाला भी। तो बात ये है कि ये वो कोई ऐसी बातें नहीं है कि मलिक साहब ने कह दिया। जहाँ तक ये कि वो आएंगे उनके पास भी बड़े सबूत हैं। कौम की इखलाकी सतह होती है। इस कौम ने मेहरान बैंक स्कैंडल में लोगों के नाम आए, सियासतदानों के साथ साफियों के भी नाम आए। फिर इसमें आप देख लें कि यहाँ पनामा लीक आई, यहाँ पे कितने ऐसे दुबई लीक्स आई, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और एक साबिक चीफ जस्टिस के बेटे जो हैं वो मलिक रियाज के क्रेडिट कार्ड से पूरी दुनिया घूमते रहे, उस वक्त उन पर कोई फर्क नहीं पड़ा। तो यहाँ पे किसी बस्ती में होगी सच की हुर्मत, यहाँ इंसाफ से कातिल बड़ा है। वाह वाह वाह, क्या बात है, ये क्या जो बात अभी है। आपने मलिक साहब के बयान का हवाला दिया, तो मैं ये कह दूं कि उसने मेरे मरने के बाद जफा से तौबा, हाय उस रूद पशेमा का पशेमा होना। अब वो दुबई जाके ये कह रहे हैं कि यहाँ पे करप्शन बहुत ज्यादा है। नहीं, मैं तो ये डॉक्टर वदूद कुरैशी साहब ने बड़ा एक बुनियादी सवाल उठाया था इसी हवाले से जब आया कि एक आला हमारा दिफाई इदारा है बहरिया, उसने अपना नाम एक प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी को दिया। कैसे दिया? इससे बड़ा कौन सा स्कैंडल है, आप ये बताएं। बस कुछ ना कुछ आज़ादी से तो बात नहीं बनती। आज़ादी का जो ख्वाब देखा गया और वो फिर मंटो के अफसाने, नया कानून और फैज साहब के जो वो एडिटर थे जी। और उन्होंने कहा निसार मैं तेरी गलियों पे ए वतन चली है रस्म जहाँ कोई सर उठा के ना चले। उस मकाम से हम आगे बढ़ ही नहीं सके। अंग्रेज का ही दौर है। दफ़ा 144 ये असम्बली नहीं ख़त्म कर सकी। डिफेंस ऑफ ब्रिटिश इंडिया, डिफेंस ऑफ पाकिस्तान हो गया, अंग्रेज़ के कानून ख़त्म नहीं। मैं प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाएगा, अंग्रेज़ के कवानीन में आपको बताऊँ वो ख़त्म नहीं। इस मुल्क में मज़दूर और किसान और आम मेहनत कश के लिए रिलीफ देने के लिए ना रातों रात असम्बली का इजलास होगा, ना दोनों ईवान से मंजूर होगा, ना सदर मुमलिकत उसके ऊपर फौरी तौर पे तौसीक करेंगे। तो ये सारे जो कवानीन हैं ये ताकतवर अशराफिया के लिए हैं। और जो लोग ये बता देना, सारे मुलव्वस हैं, सारी पार्टीज। आपको लगता है कि इस मौके पर मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी थोड़ा सा ताखीर कर दी सदर साहब से रिक्वेस्ट करने में कि जी आप साइन ना करें? देखिए, अब तो कोई शक की गुंजाइश नहीं रही कि जो उन्होंने स्टैंड मदरसा रिफॉर्म पे लिया है वो मीडिया पे नहीं लिया। तो ये मैं समझता हूँ कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं ये भी इस कानून से क्यों खुश हैं, क्योंकि इन पे से सवाल होता है और ये सवाल की इजाज़त नहीं देना चाहते ना। तो सवाल करना जहाँ जुर्म, वदूद कुरैशी साहब ने ये जो वाक़या सुनाया, हम लोग रोज़ यूनिवर्सिटियों में बताते हैं, लेकिन हम असल बात नहीं करते कि जिसने सवाल पूछा हज़रत उमर से वो घर जाके सोया भी, वो मिसिंग पर्सन भी नहीं हुआ, वो जॉबलेस भी नहीं हुआ। ये बात हम क्यों नहीं बताते? तो इसलिए नाम रख देने से कि ये इस्लामी जमहूरिया है, ये है। तो ये मन्नू भाई मरहूम ने कहा था कि 1947 से पहले हिंदू और मुस्लिम दो कौमें थी,
اور 47 کے بعد امیر اور طاقتور پاکستانی اور غریب عوام دو قومیں، یہ دو قومی نظریہ ہم 1947 کے بعد ہم یہاں تک پہنچے ہیں. تو جب یہ وفاداری کا حلف اٹھاتے ہیں کہ ہم آئین کو، عوام کے حقوق کو پروٹیکٹ کریں گے، تو اس کے اوپر کون سا صادق اور امین کا ٹھیک ہو قانون گیا، بنتا؟ ٹھیک ہو گیا طاہر صاحب صاحب. نے ایک بات کی ہے نا کوفہ کی، تو میں جب لاہور جاتا ہوں اور حسن نثار صاحب کو ملتا ہوں تو وہ پہلا فکرہ یہ کہتے ہیں تو کیسے آ گیا کوفہ سے. اب باقی فیصلہ ڈاکٹر صاحب خود کر رہے ہیں. کاشف صاحب فرما رہے ہیں کہ جی صرف صحافی جو ہیں وہ بیچارے ہوئے ہیں، لیکن کچھ سیاستدانوں نے بھی تو بیچارگی کا مظاہرہ کیا نا سر. نون لیگ والوں نے جو کرنا تھا وہ پہلے بھی، چاہے وہ کچھ اور آئینی ترامیم ہوں، چاہے وہ یہ والا بل ہو اس کے اندر ترمیم کرنی ہو، وہ تو انہوں نے کیا. لیکن جو تنقید کرتے رہے ہیں نون لیگ کے ان اقدامات کے اوپر، میں پاکستان پیپلز پارٹی کا ذکر کر رہی ہوں، میں دیگر جماعتوں کا ذکر کر رہی ہوں جن نے اس بل کے اندر ترمیم پر ان کو سپورٹ کیا ہے، سر وہ اتنے بیچارے کیسے ہو گئے؟ وہ اتنی بیچارگی کا اظہار کیوں کیا گیا ان کی جانب سے؟ بیچارگی جو ہے وہ لاچارگی کی حد تک آ گئی ہے. ہاں اور یہ بڑی افسوس کی بات ہے، کاشف صاحب نے تفصیل سے روشنی بنائی کہ پیپلز پارٹی اس کا کریڈٹ لیتی ہے. ہاں تو میرے ذہن میں ایک بات یہ آئی کہ محترمہ بے نظیر بھٹو آج حیات ہوتی، جی جی ان کی پہلی چوائس صحافی بننا تھا. اور جب وہ آکسفورڈ یونیورسٹی میں پڑھ رہی تھی تو انہوں نے صحافت کی ابتدا کر لی. پاکستان آئیں، پی ٹی وی پہ انہوں نے انٹرویوز بھی کیے ہیں، سٹوریز بھی فائل کی. ان کی جو سہیلی تھی وہ برطانیہ کی ٹاپ کی جرنلسٹ ہیں. تو آج وہ حیات ہوتی تو اپنے میاں کو یا خود وہ اس کے اوپر پارٹی کی پوزیشن ڈیفرنٹ ہوتی. لیکن چونکہ اب یہ بل پاس ہو گیا تو قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ کہا تھا تحریک پاکستان کے دوران، دا پریس اینڈ دا نیشن رائز اینڈ فال ٹوگیدر. آج قوم کا زوال ہوا ہے، صرف صحافت کا. صحافت کی تو پہلے ہی موت ہو چکی ہے اور وہ صحافی پوچھ کے حکومت پہ تنقید کرتے ہیں. وہ حکومت نے بل ایک اتمام حجت یہ پیش کیا ہے. یہاں پریس کلبوں میں پلاٹوں کا ذکر ہوتا ہے، صحافت کا ذکر نہیں ہوتا. بات صرف سے اتنی سی ہے کہ آپ دیکھیں کہ ایوب خان کے دور میں 1962 میں دنیا میں ورسٹ قانون آیا، پریس اینڈ پبلیکیشن آرڈیننس، اور قومیائے گئے. اس وقت بھی قدرت اللہ صاحب اور الطاف گوہر ایوب خان کے مشیر تھے. اور آج ورسٹ قانون ہے. آج میرے استاد محترم عرفان صدیقی ہیں، شہری رحمان ہیں، پرویز رشید ہیں، یہ صحافیوں کی ریلی میں بھی شریک ہوتے ہیں. تو استحصالی نظام کا پارٹ اینڈ پارسل ہم لوگ بھی بنتے ہیں، ہم صحافی بھی بنتے ہیں، ہم دانشور بھی بنتے ہیں. اب لٹریری فیسٹیول ہوں گے، وہاں پہ پی آر ہوگی. کسی پروٹیسٹ میں مجھے کوئی دانشور نہیں نظر آیا، کوئی وکیل نہیں نظر آیا. تو جب معاشرے میں صحافت کی موت ہو جائے تو ہوتا کیا ہے؟ کرپشن 3 چیزوں سے چیک ہوتی ہے، مضبوط پارلیمنٹ، مضبوط اور آزاد خود مختار عدلیہ، اور تیسرا ستون میڈیا. جب یہ 3 چیزیں کمزور ہو جائیں تو کرپشن کا راج ہوتا ہے. آج اس ملک میں کرپشن کے راج کی ابتدا کر دی گئی ہے، کیونکہ کوئی سٹوری جو یہ کہہ رہے ہیں کہ کاروبار کے خلاف نہیں، چینی والے کے خلاف، تیل والے کے خلاف، پتی والے کے خلاف، ہاؤسنگ سوسائٹی والے کے خلاف کوئی خبر نہیں آ سکتی.